हेलो गाइस। तो जो हमारा आज लेक्चर है वो है फंडामेंटल राइट्स पे। ओके। सो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हैं। ओके। तो सबसे पहले पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो जैसे बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर्स हैं। ओके। तो जो पार्ट 3 है, ओके, वो एक तरह का चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ओके। तो अगर मैं कहूँ तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसमें 22 पार्ट्स थे। ओके। पर जो करेंटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 25 पार्ट्स हैं। ओके। और जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। ठीक है। ये मतलब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ये सारे आर्टिकल्स पार्ट 3 में आते हैं। पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक हैं। उसी तरह से जब आप पार्ट 4 की बात करेंगे तो उसमें DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हैं। खैर, तो अभी फ़िलहाल में मैं जो लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें मैं पार्ट 3 को पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को। ओके। सो मैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ओके। और एक बात मैं आपको ये कह दूँ कि जो भी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ये जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ाऊँगा ये इनकी जो लैंग्वेज है जो आपको दिखेगी स्क्रीन पे या PPT में वो किसी बुक की लैंग्वेज नहीं है। ओके। ये लैंग्वेज जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। मतलब जो हमारा संविधान की किताब है उसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है वो लैंग्वेज आपको यहाँ मिलेगी। प्लस जो आर्टिकल जिनमें 1950 के बाद और अब तक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स भी इंक्लूडेड मिलेंगे। ओके। पर अगर आज की डेट में आप भारतीय संविधान की किताब खोलेंगे तो आपको इन आर्टिकल्स की यही लैंग्वेज मिलेगी। ओके। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि आर्टिकल 12 क्या है, मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ओके। दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द स्टेट। ओके। यानी कि फंडामेंटल राइट्स भारत के सिटीजन्स को, ओके, या भारत के पर्सन्स को मिली हैं। ओके। एंड दीज राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द स्टेट। इसका मतलब है कि दीज राइट्स आर इनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट थ्रू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ओके। इसीलिए अगर किसी पर्सन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है। थ्रू रिट पिटीशन कि मिलॉर्ड मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ओके। सो अब बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 12 क्या है। और एक बात आर्टिकल 12 से पहले मैं ये बता दूं, जैसे अगर आप आर्टिकल 17 को देखें तो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को स्टेट से तो प्रोटेक्ट करते ही हैं। यानी अगर स्टेट कोई आर्बिट्रेरी लॉ बना दे या स्टेट कोई ऐसा लेजिस्लेशन बना दे जो सिटीजन या किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या कॉन्ट्रावीन करे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, थ्रू जुडिशियल रिव्यू उस लेजिस्लेशन को अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर देंगे। अल्ट्रा वायर का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की जो पावर है वो आर्टिकल 368 में है। ओके। और अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी पार्ट 3 के अंदर तो उसकी जो पावर है वो आर्टिकल 13 लिमिट करती है कि गवर्नमेंट क्या लेजिस्लेशन या लॉ नहीं बना सकती। ओके। और अगर गवर्नमेंट उस आर्टिकल 13 के बियॉन्ड कोई लॉ बनाती है जो कि पार्ट 3 को वायलेट करता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इफ फाइंड्स कि इट वायलेट्स
फंडामेंटल राइट्स दे कैन डिक्लेयर इट एज अल्ट्रा वायर और वाइड। पर आप देखेंगे जब मैं आपको आर्टिकल 13 पढ़ाऊँगा तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिन्होंने पार्ट 3 को वायलेट किया, यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, फिर भी उन लॉज को आज के मतलब अल्ट्रा वायर नहीं माना गया। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वैलिड रहे। तो काफ़ी कुछ है। एक बार जैसे ही आप आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ लेंगे, और वो भी उस फॉर्म में जो कि आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बुक में लिखी हुई हैं एज इट इज़। ओके, और उनका मैं आपको एक तरह का कंक्लूजन या उनको सिंप्लीफाइड भाषा में, या फिर जो अमेंडमेंट्स हुए उन अमेंडमेंट्स को लेके क्या कॉन्फ्लिक्ट केसेस रहे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार इन सब से गो थ्रू होने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा था आर्टिकल 17 का। तो मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ओके, ये सिटीजन्स इंडिविजुअल्स को, ओके, चाहे वो सिटीजन हो या पर्सन हो, इंडिविजुअल्स को स्टेट के आर्बिट्री लॉ से या लेजिस्लेशन से तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, लाइक मान लीजिए जैसे कि जो आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि स्टेट कैन नॉट फॉर्म एनी लॉ और लेजिस्लेशन विच प्रमोट और प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी अगर स्टेट कोई भी ऐसी लॉ बनाती है जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस या प्रमोट करता है, तो कोर्ट अंडर प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू उसको वाइड या अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर कर देगी। ओके, दैट लेजिस्लेशन बिकम नल एंड वाइड। अब ये तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट हो गया, लेकिन अब दूसरा केस देखिए कि अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। यानी अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति समाज में, कोई व्यक्ति या समूह कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, नाइदर बाय वर्ड्स नॉर बाय जेस्चर नॉर बाय जोक्स नॉर इन एनी फॉर्म। और चूँकि अगर कोई भी व्यक्ति या ग्रुप ऐसा करेगा देन इट विल बी पनिशेबल ऑफेंस, एंड फॉर दैट थिंग कि पनिशेबल ऑफेंस होगा उसके लिए एक पार्लियामेंट्री या स्ट्यूटरी लॉ चाहिए। तो जो लॉ बनाई गई वो थी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955। यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955 के तहत अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति समाज का या कोई समाज का समूह अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, ओके, तो अंडर दिस लॉ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955 वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, ये मैंने एक स्पेशल केस बताया जहाँ पे मतलब फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को और पर्सन्स को स्टेट के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो उनके फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर दे, ओके, या छीन ले। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो समाज में लोगों और समूह के खिलाफ ही दिए गए हैं, उसका मैंने एग्जांपल दिया आर्टिकल 17। ओके, एंड दीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल अगेंस्ट स्टेट। मतलब अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और आपकी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुई है तो इट कैन बी, मतलब जिस भी लॉ या जिस भी फॉर्म में वायलेट हुई है, सुप्रीम कोर्ट विल हियर द केस एंड योर फंडामेंटल राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड। आपको फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन दी जाएगी, और उस बात की गारंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ओके, अब देखिए, मैं चूँकि आर्टिकल 12, 13, 14 पढ़ाना चाह रहा था, ऐसी तमाम बातें हैं जो मैं पार्ट 3 को लेके बताना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हर लेक्चर में थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे, ओके, ताकि जो मेन आर्टिकल्स हैं उन पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं बात कर सकूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 के ऊपर। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, इसकी जो लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो देखिए क्या है।
इन दिस पार्ट unless the context otherwise requires the state includes the government, the Parliament of India, and the government and legislature of each states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले तो इस लाइन को समझिए, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि हमारे पार्ट 3 में ओके जहाँ भी स्टेट की इंटरप्रिटेशन, जहाँ भी स्टेट वर्ड आएगा तो स्टेट की इंटरप्रिटेशन इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी, यानी स्टेट का जो मतलब है वो इस आर्टिकल के रेफरेंस में होगा, यानी जहाँ भी स्टेट वर्ड यूज होगा उसको इस आर्टिकल 12 के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाएगा। और यहाँ पे स्टेट का क्या डेफिनेशन है कि स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी स्टेट में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी आती है। एंड आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट shall consist of the president, the लोक सभा एंड द राज्यसभा। ओके, फिर वो कह रहा है कि द गवर्नमेंट एट ईच स्टेट लेवल, यानी हर स्टेट में जो राज्य सरकार हैं वो क्या हैं? स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी वो स्टेट का पार्ट है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा एंड विधान परिषद, वो आएंगे आपका स्टेट के डेफिनेशन में। एंड ऑल द लोकल अथॉरिटीज़ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं लाइक ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑफिस ऑफ तहसीलदार, ऑफिस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑफिस ऑफ मेयर, ये सारे ऑफिसेस, ठीक है, ये यानी गवर्नमेंट के जितने भी लोकल ऑफिस हैं या गवर्नमेंट के फंक्शन या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली ओके या गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे उनके पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन के लिए इवन द पुलिस स्टेशंस, तो ये सारी लोकल अथॉरिटीज़, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट की हैं, वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी स्टेट का पार्ट हैं, ठीक है। एंड दीज आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस या रिप्रेजेंटेशन देश के बाहर भी हैं लाइक एम्बेसीज़ एंड कॉन्सुलेट्स। ओके, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। आई थिंक वो लेक्चर था जीडीपी जीएनपी एनडीपी वाला लेक्चर, वो आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, ऑल द लोकल अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया, ओके, गवर्नमेंट एट सेंटर, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एट स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये सभी स्टेट का पार्ट हैं। यानी जब भी स्टेट की इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो ये सारे एंटिटीज़ स्टेट कहलाएंगे। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आर्टिकल 13, आज की डेट में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो आपको आर्टिकल 13 ऐसा दिखाई देगा। यानी आर्टिकल 13 के अंदर 4 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, ओके। और अगर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को आप देखेंगे तो उसके अंदर 2 सब क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। अच्छा, क्लॉज सब क्लॉज, देखिए आर्टिकल जो है वो एक तरह का मेन हेडिंग हुआ, उस मेन हेडिंग के अंतर्गत जो सब हेडिंग्स लिखी गई हैं उनको क्लॉजेस कहते हैं, और एक पर्टिकुलर सब हेडिंग के अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं उनको सब क्लॉज कहते हैं। तो जैसे कि आर्टिकल 13 है तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आर्टिकल 13 के ये 4 क्लॉजेज हैं। और अगर आप क्लॉज 3 को देखें तो उसके अंदर 2 सब पार्ट्स हैं जो स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स में लिखे हैं, सब पार्ट ए एंड सब पार्ट बी, तो वो क्लॉज 3 के सब क्लॉज कहलाएंगे। तो इनको कैसे, तो अगर मुझे क्लॉज 3 को पढ़ना है अलॉन्ग विद देयर पार्ट्स तो मैं कैसे पढ़ूँगा? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, इसका मतलब है मैं उसका क्लॉज 3 का पहला वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ। और व्हेन आई विल से कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, इसका मतलब है कि मैं उसका दूसरा वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ। ओके, अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊँ। देखिए
यहाँ पर जो आपको रेड कलर्स में चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी, ओके, या मैंने कुछ चीज़ों को रेड कलर में बोल्ड कर रखा है, कुछ को मैंने अंडरलाइन किया है, ये एक्चुअली मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए किया है, ओके। इन जिनको भी मैंने ये रेड कलर मार्क किया है, बोल्ड या अंडरलाइन, ये इन क्लॉजेस की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। इन्हीं के रेफरेंस में या इन्हीं की मदद से मैं आपको ये सारे क्लॉज समझाता, तो इनको मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसा किया है। पर अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे, ओके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा मतलब ये नहीं कि 1950, अगर 1950 वाला आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे तो उसमें आपको क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 मिलेगा। ये जो क्लॉज 4 आपको दिख रहा होगा, ये क्लॉज 4 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से इंक्लूड किया गया था, तो ये अमेंडमेंट के बाद आई है, ओके। तो आज की जो संविधान है, तो 1950 के संविधान में क्लॉज 1, 2, 3 थे, लेकिन जो आज के संविधान है उसमें आपको ये चारों क्लॉज मिलेंगे। और लेकिन हाँ, ये सारे क्लॉज जो हैं ये वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखे हुए हैं, वहाँ आपको ये रेड कलर और ये बोल्ड अंडरलाइन नहीं मिलेगा। ये मैंने किया अपने कन्वीनियंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के पहले क्लॉज की, क्लॉज 1, ओके। ध्यान से सुनिएगा इसकी लैंग्वेज। ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। इसका मतलब है कि वो सारे लॉ जो भारत के टेरिटरी में इफ़ेक्ट में हैं, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। इसका मतलब ये है कि भारत के टेरिटरी में वो सारे कानून जो चले आ रहे थे, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के इफ़ेक्ट में आते ही, यानी अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो 26 जनवरी को इफ़ेक्ट में ये हमारा संविधान आया। 26 जनवरी से पहले जो भी कानून हमारे देश में चले आ रहे थे, उन कानून का जितना भी प्रोविजंस या हिस्सा इस पार्ट 3 के साथ, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के साथ जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है जो डिसएग्री करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत की टेरिटरीज़ में जो भी लॉज लागू थे और जो चले आ रहे थे, अगर वो हमारे संविधान के पार्ट 3 के साथ जितना भी उनका प्रोविज़न या हिस्सा इनकंसिस्टेंट यानी डिसएग्री या कॉन्फ्लिक्ट करता है, उतना हिस्सा दैट मतलब जिस एक्सटेंट तक इनकंसिस्टेंसी होगी, जितना हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट में है, दैट पार्ट या दैट सेक्शन ऑफ द प्रोविजंस विल बिकम वाइड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून भारत की टेरिटरी में लागू थे और जो चले आ रहे थे, वो हमारे पार्ट 3 के साथ उनका जितना प्रोविज़न या सेक्शन कॉन्फ्लिक्ट में है, उतना हिस्सा वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये पहला संविधान, यानी वॉइड होने का मतलब है कि वो हिस्सा अब दैट पार्ट विल नो लॉन्गर बी इन एग्जिस्टेंस, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पार्ट 3 को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपका आर्टिकल 13 जो है ये एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है जो पार्ट 3 को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल पार्ट 3 को प्रोटेक्ट करता है और ये आर्टिकल एक तरह का, जब मैं इसका क्लॉज 2 आपको पढ़ाऊँगा तो आपको ये पता चलेगा कि आर्टिकल 13 एक तरह से स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि स्टेट कौन से लेजिस्लेशंस नहीं बना सकता, ओके। तो पार्ट 3 के लिए आर्टिकल 13 बहुत क्रूशियल है, बिकॉज आर्टिकल 13 ही है जो ये बताता है कि स्टेट कौन से लॉज या लेजिस्लेशंस नहीं बना सकता। और इसीलिए आर्टिकल 13 को कई बार कहते हैं कि इट गिव्स द नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ। खैर, अब इसके क्लॉज 2 पे आते हैं। क्लॉज 2 की देखिए लैंग्वेज क्या है। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे
or abuses the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. अब यहाँ कुछ मीनिंग समझ लीजिए. एब्रिजेस का मतलब होता है टू रिमूव, टू टेक अवे समथिंग. ओके. कन्फर्ड का मतलब होता है जो दिया गया है, गिवन. ओके. तो और कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट. ओके. कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट. ओके. सो अब बात कर लेते हैं. द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, यानी जो स्टेट है, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इनमें से कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या इनमें से कोई भी स्टेट का पार्ट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को रिमूव करता हो या फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता हो, एब्रिज करता हो. ओके. जो कि इस पार्ट 3 में गिवन है, यानी आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक, उन फंडामेंटल राइट्स को ये टेक अवे नहीं कर सकता. एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज टू द एक्सटेंट ऑफ बी वाइड, यानी कि देखिए ये क्या कह रहा है, ये एक तरह के स्टेट को एक डायरेक्शन दे रहा है. स्टेट को क्या डायरेक्शन दे रहा है आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 कह रहा है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो इस पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो. ओके. या इन फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता हो, इनको रिमूव करता हो. और अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती है तो वो लॉ इस पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट से जितना कॉन्ट्रवेंशन, जितना हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट या वायलेशन में होगा, कानून का उतना हिस्सा वाइड हो जाएगा, यानी कि नल एंड वाइड. वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, उसकी अस्तित्व ख़त्म हो जाएगी. ओके. अब इसके क्लॉज 3 की बात करते हैं. क्लॉज 3 ये कहता है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. ओके. ए एंड बी. इसका मतलब ये है कि जो क्लॉज 3 में जो सब क्लॉज ए एंड बी हैं, इनको हमको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है. सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी को हमें इनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है. ओके. और इनका कॉन्टेक्स्ट है, जैसे क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए जो है उसका कॉन्टेक्स्ट है आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के साथ, और जो सब क्लॉज बी है उसका जो कॉन्टेक्स्ट या इंटरप्रिटेशन की जाएगी वो क्लॉज 1 के साथ की जाएगी. ओके. तो पहले देखते हैं सब क्लॉज ए क्या कहता है. लॉ इंक्लूड्स. अब मैंने आपको क्लॉज 2 में ये बोला था कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो पार्ट 3 में गिवन फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करती हो. ओके. या उनको वायलेट करती हो, और अगर वायलेट करती है तो जिस एक्सटेंट तक वो लॉ वायलेट करती है उतना लॉ का हिस्सा या सेक्शंस जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा. ओके. तो अब सवाल ये आता है कि लॉ में आएगा क्या. देखिए, जब हमारे फाउंडिंग फादर्स, ओके, जब हमारे संविधान को ड्राफ्ट कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ही इज़ ए ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज़ ए वेरी इनलाइटेंड पर्सन. और अगर आपको उनकी नॉलेज को अप्रिसिएट करना है तो एक बार उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखिए. उस टाइम पे जिन जगह से और जितनी डिग्री उनके पास थी वो फिनोमिनल है. बहरहाल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने संविधान को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा. ओके. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिखा, बहुत क्लियर लिखा. उनका ऑब्जेक्टिव था कि कोई एम्बिगिटी ना हो, बिकॉज अगर एम्बिगिटी या लूप होल्स होते हैं तो स्टेट विल यूटिलाइज दोज लूप होल्स. तो उन्होंने एज फार एज पॉसिबल इसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और क्लियर रखा. तो जो क्लॉज 2 में लॉ था, अब कोई ये पूछ सकता है कि लॉ में क्या आएगा. ठीक है. तो उन्होंने लॉ को डिफ़ाइन कर दिया कि लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी. यानी कल की डेट में स्टेट नहीं कह सकता कि भाई लॉ तो सिर्फ लेजिस्लेशन है, या लॉ में नोटिफिकेशन नहीं आता, या लॉ में बाई लॉ नहीं आता, या लॉ के अंदर ऑर्डर नहीं आते हैं. तो सारी एम्बिग्यूटी ख़त्म करने के लिए उन्होंने
आर्टिकल क्लॉज 3 डाला और उस क्लॉज 3 में 2 सब क्लॉजेज डालने हैं। तो सब क्लॉज ए जो है वो लॉ को डिफाइन करता है कि लॉ क्या क्या हो सकता है। ओके, तो अब देखिए, लॉ इंक्लूड्स गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डिनेंस। ओके, ऑर्डिनेंस एक्चुअली प्रेसिडेंट साहब पास करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर, बाई लॉ का मतलब होता है एनी लॉ मेड बाय द लोकल अथॉरिटी। ओके, तो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर या किसी लोकल अथॉरिटी का जो लॉ है उसको बाई लॉ कहते हैं। गवर्नमेंट का कोई रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम यूजेस जो कि इंडिया के टेरिटरी में इन्फोर्स की जाएगी, ओके, ये सारी चीज़ें लॉ के अंदर आती हैं। यानी गवर्नमेंट ना ऐसी कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, ना कोई ऐसा ऑर्डर, ना कोई ऐसा बाई लॉ लोकल अथॉरिटी बना सकती है, यानी कोई लोकल ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, ऐसा कोई रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम यूज, ऐसा कुछ भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनकी कोई लोकल अथॉरिटी, ओके, या जो भी स्टेट की पार्ट है लोकल अथॉरिटी, इनमें से कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं पास कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हूँ। इसीलिए मैंने बोला इस क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए को जब आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि लॉ विल इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी को पढ़ते हैं। लॉ इन फोर्स, वहाँ पे देखिए क्लॉज 1 में क्या लिखा था, ऑल लॉज इन फोर्स, यानी कि हमें अब यहाँ पे लॉ इन फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सब क्लॉज लिखा गया है। तब इसका क्या मतलब है इसको समझेंगे। लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution, not previously repealed। इसका मतलब समझिए, लॉज इन फोर्स, मैंने कहा था जो 26 जनवरी 1950 से पहले के जो लॉ इंडियन टेरिटरी में चले आ रहे थे, उसका मतलब क्या है कि लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है। उन्होंने लॉज इन फोर्स को क्लियरली डिफाइन किया कि लॉज इन फोर्स का मतलब ये है कि वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाई हो या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाई हो, भारत के संविधान के कमेंस होने से पहले, यानी 26 जनवरी से पहले, और अगर ऐसा कोई कानून 26 जनवरी तक रिपील नहीं हुआ तो। अब 26 जनवरी से पहले लॉ कौन बनाते थे, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से पहले जो गवर्नर्स थे प्रेसिडेंसीज के, वो लॉ बनाते थे। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब हो गया कि जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी जो काउंसिल थी, दे कैन मेक लॉज। ओके, इवन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। ओके, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या आज़ादी से पहले जो गवर्नर्स या बाद में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, तो इन सब ने जो लॉ बनाई थी और जो 26 जनवरी तक चली आ रही थी और उनको रिपील नहीं किया गया, यानी उनको हटाया नहीं गया, उन लॉ के बारे में ये सब क्लॉज है। नॉट विद स्टैंडिंग एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, तो ऐसा नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर में नॉट बी इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल इन पर्टिकुलर एरियाज। अब आप इसको अगर क्लॉज 1 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो सारे लॉ जो लेजिस्लेचर ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए थे 26 जनवरी 1950 से पहले और वो रिपील नहीं हुए, उन लॉज का जो हिस्सा पार्ट 3 के साथ, उन लॉज के जो सेक्शंस या प्रोविज़न पार्ट 3 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, वो जो हैं वो अनऑपरेटिव हो जाएंगे, यानी वो इक्लिप्स हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो अनऑपरेटिव हो जाएंगे, यानी इक्लिप्स में हो जाएंगे। ओके, जो रिपील नहीं हुए हैं वो इक्लिप्स हो जाएंगे। जितना पार्ट, अगर पूरा का पूरा लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट है तो पूरा का पूरा लॉ इक्लिप्स हो जाएगा, और अगर उसका कुछ पार्ट या प्रोविज़न, कुछ सेक्शंस कॉन्फ्लिक्ट में है तो उतना सेक्शन, उतना हिस्सा जो है अनऑपरेटिव हो जाएगा या इक्लिप्स हो जाएगा। अब यहाँ पर सब क्लॉज बी की वजह से आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेटेबिलिटी। ओके, ये कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेटेबिलिटी ये कहता है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, यहाँ पे ये सब क्लॉज बी जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में तो बात कर रहा है। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स अगर उनके साथ उनके जो प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट में हैं वो इक्लिप्स हो जाएंगे।
तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेटेबिलिटी ये कहता है कि उतना हिस्सा, वो सेक्शंस जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, अगर हम उनको हटा दें तो फिर जो वो इक्लिप्स है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फिर से अलाइव हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। और जब तक से वो सेक्शंस नहीं हटाए जाएंगे तो उतना हिस्सा इक्लिप्स्ड रहेगा। ओके, या फिर इक्लिप्स हटाने का एक दूसरा तरीका है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट लाकर उस हिस्से को जो इक्लिप्स हुआ है उसको वैलिड करार दे दे, तो फिर वो अलाइव हो जाएगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सब क्लॉज 4 को। मैंने कहा था जो सब क्लॉज 4 है ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के तहत लाया गया था। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल, ओके, नथिंग इन दिस आर्टिकल का मतलब है नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इसके कहने का मतलब है कि अगर आर्टिकल 368 संविधान में कोई अमेंडमेंट लाता है तो आर्टिकल 13 का कोई भी बात उस पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, हालांकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 13 जो है दिस गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी जो है वॉइड हो जाएगी, जो कॉन्ट्रावीन जो हिस्सा लॉ का कॉन्ट्रावीन करेगा वो वॉइड हो जाएगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगी? जुडिशरी करेगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट में है कि नहीं, कॉन्ट्रावीन कर रही है तो कितना कर रही है। तो आर्टिकल 13 गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ एब्रीज वायलेट या कॉन्ट्रावीन कर रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं। एंड इफ़ और उस लेजिस्लेशन का जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी, इफ़ सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स दैट कि दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन वायलेट्स द पार्ट 3 fundamental rights in part 3, then Supreme Court can declare it as ultra vires or null and void. Okay, so Article 13 gives the power of judicial review to High Court and Supreme Court. So ये जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 था, देखिए ये लाई गई थी इन रिस्पॉन्स टू द गोलकनाथ जजमेंट। ओके, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो जजमेंट आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 जज बेंच ने पहली बार ये जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 13 इज स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 368। ओके, यानी कि आर्टिकल 368 विद इन इट्स पावर कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बट दे कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पर इस चीज़ को पलटने के लिए या इसको बाईपास करने के लिए देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनीथिंग। ओके, नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन रिस्ट्रिक्ट द अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी गई वो थी कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 24th, ये केशवानंदा भारती केस में चैलेंज हुआ और फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्यूटीफुल जजमेंट दिया, वो था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आ गई, लाइक जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ओके, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, सेक्युलरिज्म। ओके, एक्सेट्रा मेनी थिंग्स, एंड जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो क्लॉज 1, 2, 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, क्लॉज 4 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाए गए और इन सारे क्लॉजेस को मैंने बता दिया। और आर्टिकल 13 गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। एंड इफ़ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, देन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अल्ट्रा वायर। अब देखिए जो बेसिक केशवानंदा भारती जजमेंट थी उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की 13 जज बेंच ने ये माना, ठीक है,
क्योंकि 11 जज बेंच ने गोलकनाथ केस में जजमेंट दिया था। तो अगर उस जजमेंट को बाईपास करना है या चेंज करना है तो उससे हायर जज बेंच होना चाहिए। तो जो केशवानंदा भारती केस था 1973 में, उसको 13 जज बेंच ने हियर किया, और जो जजमेंट आई थी वो 24 अप्रैल 1973 को आई, और उसको जो न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया उस जजमेंट को, तो उस जजमेंट को कोट किया गया था, द जजमेंट ओके दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। ओके, तो उस जजमेंट में जो जजमेंट आई थी वो ये थी कि आर्टिकल 368 हैज़ पावर टू अमेंड पार्ट 3। ओके, मतलब जो पार्ट 3 है इट कम्स विद इन द पावर ऑफ आर्टिकल 3, अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368, यानी पूरा का पूरा पार्ट 3 जो है इट कम्स अंडर द अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368, बट आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड और टेक अवे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो आर्टिकल 368 के परव्यू के बाहर है, उसके पेरिफेरी के बाहर है। ओके, लाइक आर्टिकल 368 कैन नॉट टेक अवे डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म, आर्टिकल 50 जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। ओके, सो लेकिन इवन इफ आर्टिकल 368 कोई ऐसा अमेंडमेंट लाती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो आर्टिकल 13 जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा, और सुप्रीम कोर्ट विल हियर द केस। और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्शियंस को अगर लगा कि ये जो वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, इट इज़ नॉट द करेक्ट अमेंडमेंट, ये सही अमेंडमेंट नहीं हुआ है अंडर आर्टिकल 368, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को या लेजिस्लेशन को अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर सकती है। इट इज़ विद इन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है उसमें उनके पास बहुत सारा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है कि हियरिंग के दौरान वो कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे या उनकी कॉन्शियंस क्या होगी उस लॉ या फंडामेंटल राइट्स को लेके, वो पूरी तरह से जजेस पे डिपेंड करता है कि वो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं उस लेजिस्लेशन का, और जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है उस लेजिस्लेशन में वो कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ दे डू फील कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, देन दे कैन डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 13। और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन अच्छे लेवल का होगा ओके, तो मे बी उस पर मैं 5-10 मिनट के एक लेक्चर ही बना दूं ओके, उसको क्लियर करने के लिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन 1-2 लाइन की होगी तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके लिख के रिप्लाई कर दूंगा ओके, या मैं वो सोर्सेस रेफ़र कर दूंगा जिसे डिटेल में पढ़ के आपको हेल्प मिल जाएगी, यानी कि क्लैरिटी। अब आर्टिकल 12-13 हो गया, अब आर्टिकल 14 को देखते हैं। आर्टिकल 14 की जो एक्चुअल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इतना ही है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस इतना लिखा है। इसके बाद यानी पहले पैरा के बाद जो कुछ मैंने लिखा है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पर अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप उसकी किताब को खोलेंगे तो उसमें सिर्फ पैरा 1 लिखा है आर्टिकल 14 के लिए। मैं उसे फिर से पढ़ता हूँ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के टेरिटरी के अंदर स्टेट किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा ओके, या वंचित मतलब वंचित नहीं करेगा, यानी कि स्टेट इंडिया के टेरिटरी के अंदर हर व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देगा ओके, या तो इक्वलिटी बिफोर लॉ देगा या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देगा ओके, और स्टेट किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 14। अब देखिए आर्टिकल 14 में 2 बातें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि एवरी पर्सन ओके, एवरी पर्सन और एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस पोजीशन।
यानी कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, गरीब हो, किसी का कोई कितने भी हायर पोजीशन पे बैठा हो या कोई बिल्कुल कॉमन आदमी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस एंड पोजीशन, जब कोर्ट या जब कानून उन्हें देखेगा तो बराबर की निगाह से देखेगा, इक्वल आई से। यानी एक गरीब हो चाहे एक अमीर हो, उन दोनों को कानून बराबर निगाह से देखेगा। यानी जब उन पे ट्रायल प्रोसीडिंग्स होंगे कोर्ट के अंदर, तो जो जुडिशरी है या जो जज साहब हैं, ही विल नॉट बी बायस कि एक व्यक्ति के क्या अचीवमेंट्स हैं या एक व्यक्ति ने कितनी ग्लोरियस काम किया है या एक व्यक्ति का कितना नेटवर्थ है। नो, जज साहब हर व्यक्ति को कोर्ट के अंदर बराबर निगाह से देखते हैं। ही इज़ कम्प्लीटली अनबायस टू द स्टेटस और पोजीशन ऑफ एनी। तो हर व्यक्ति को स्टेट अगर बराबर निगाहों से, यहाँ स्टेट का मतलब है जुडिशरी। ओके, देखिए स्टेट के 3 एलिमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेटिव वो हैं जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो हैं जो उन लॉज या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी वो है जो उन लॉज और पॉलिसीज़ जुडिशरी का काम है उन लॉज, लेजिस्लेशन या पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन करना। ओके, तो जो हमारे इंडिया में जुडिशरी है वो कोर्ट के अंदर हर व्यक्ति को बराबर निगाह से देखती है। इसी को बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसी के तहत जब आप कोर्ट में देखेंगे तो जो स्टैचू होता है उसके आँखों पे काला पट्टी बंधा होता है। तो वो काला पट्टी को कई बार लोग मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में ऐसे कोट करते हैं कि कानून तो अंधा होता है। और ये जो पर्टिकुलर प्रिवलेंट जो जेस्चर है ये पूरे देश में फैला हुआ है। आज आप किसी भी आम आदमी से बात करें जिसको कि लीगल अवेयरनेस नहीं है, तो वो यही कहता है कि कानून तो अंधा होता है, कानून के आँखों पे पट्टी बंधी है। नहीं, वो कानून अंधा होने का सिंबल नहीं है। मैंने आपको एक लेक्चर में बोला था कि कानून की बहुत चमकीली आँखें हैं। आप यकीन मानिए, कानून अपने आँख पे पट्टी इसलिए बांधता है क्योंकि जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो जज साहब हर व्यक्ति को बराबर निगाह से देखते हैं। किसी को लेके वो बायस, तो वो अनबायस होने का सिंबल है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिंबल है। ओके, वो कानून अंधा नहीं है। कानून बनाया इस तरह से गया है कि किसी व्यक्ति को गिल्टी होने से वो बचा सके। ओके, खैर, अब इसका एक दूसरा भी नोशन है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है, इसको बोल सकते हैं कि देयर शुड बी इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अब आप समझिए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो जुडिशरी को इंस्ट्रक्ट करता है कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द आई ऑफ लॉ ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ओके, यानी अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो जज साहब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि जुडिशरी शुड यूज रीजनेबल लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है। यानी कि अगर कोई कोर्ट ट्रायल या प्रोसीडिंग्स हो रही है तो उस समय जज साहब रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन इन ऑर्डर टू क्रिएट द इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, अगर वो किसी क्राइम में, मान लीजिए किसी बहुत ही माइनर क्राइम में, ठीक है, मान लीजिए उसने चोरी की, मतलब उसने थेफ्ट किया। ओके, और जज साहब के पास, मतलब कोर्ट में जज साहब के सामने उसकी ट्रायल हुई और जज साहब ने, मतलब जो एक्यूज्ड है, उस ट्रायल प्रोसीडिंग्स में अगर जज साहब ने, मतलब उस एक्यूज पे अगर वो क्राइम साबित हो गया और जज साहब ने अपनी जजमेंट में जब उसको कन्विक्शन दिया तो वहाँ पे मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि दिस पर्सन इज फाइंड 25,000। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उस व्यक्ति को फाइन किया गया, ठीक है, और प्लस उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, ठीक है। अगर सेम यही पेनाल्टी किसी अमीर व्यक्ति पे लगाई जाए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट हो और सेम कन्विक्शन उस पर लगाई जाए
कि 25,000 की पेनाल्टी प्लस सेम मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये जो कन्विक्शन है इसका इफ़ेक्ट इक्वल नहीं पड़ेगा। एक गरीब व्यक्ति के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए 25,000 रुपये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। तो ये कन्विक्शन उसके लिए बहुत हार्श है, या बहुत उसके लिए लाइफ लर्निंग हो सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा टीचिंग हो सकती है, या सोसाइटी के उन सभी गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है कि देखो कानून मत तोड़ना, नहीं बर्बाद हो जाओगे फाइनेंशली, पेनाल्टी नहीं दे पाओगे कोर्ट को। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के लिए 25,000 रुपये कुछ भी नहीं है। यानी कि कानून का जो इफ़ेक्ट था, ओके, जो जजमेंट का इफ़ेक्ट हुआ वो बराबर नहीं हुआ। बराबर कब होता? जब वो अमीर व्यक्ति को कन्विक्शन के टाइम पे कोर्ट में ये बोलते जज साहब कि देखो तुम 25 करोड़ रुपए पेनाल्टी पे करोगे और तुम्हें 3 महीने की जेल होगी। अब इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ हुआ, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति अब जब 25 करोड़ की पेनाल्टी पे करेगा तब उसको ये एहसास होगा कि हाँ उसने कितना बड़ा गड़बड़ी कर दी, उसने कितना गलत कर दिया। और जो बाकी अमीर कम्युनिटी हैं उनको भी बड़ा ही डर लग जाएगा कि अरे नहीं ठीक है यार, कानून मत तोड़ना, क्योंकि यहाँ तो 25 करोड़ की पेनाल्टी लग जाएगी तो कंगाल हो जाएंगे। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द सेम इफ़ेक्ट ऑफ लॉ। मतलब सेम इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, एक गरीब पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वैसा ही इफ़ेक्ट एक अमीर पे पड़ना चाहिए। उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। सेम पेनाल्टी से सेम इफ़ेक्ट नहीं होगा, पर डिफरेंट पेनाल्टी जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन है तो ये सेम इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी। साथ ही साथ इसके 2 और टर्म होते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से ये 2 बातें निकल कर आती हैं कि लाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक, यानी अगर 2 गरीब मतलब अगर कोई 2 गरीब व्यक्ति सेम क्राइम करते हैं तो उनको ऊपर अगर आप सेम कन्विक्शन या सेम तरह की पेनाल्टी इम्पोज करते हैं तो फिर वो फेयर जजमेंट है, ठीक है। तो लाइक मस्ट बी ट्रीटेड लाइक मतलब जो लोग स्टेटस और पोजीशन में एक समान हैं उनको आप लाइक ट्रीट करो, इक्वल बिफोर लॉ ट्रीट करो। पर अगर 2 लोग अगर स्टेटस और पोजीशन में डिफरेंट हैं तो डोंट ट्रीट देम लाइक, यानी कि अनलाइक मस्ट नॉट बी ट्रीटेड लाइक। मतलब एक अमीर और एक गरीब को बराबर ट्रीट मत करो। तो अगर 2 गरीब टाइप के लोग हैं तो उनके ऊपर इक्वलिटी बिफोर लॉ लगाओ, और अगर 2 लोग जिनके बीच में डिफरेंस ऑफ स्टेटस और पोजीशन है तो वहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूज करो। तो जुडिशरी के पास ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं इंडिया में कि जुडिशरी इक्वलिटी बिफोर लॉ भी यूज कर सकती है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यूज कर सकती है। तो ये जुडिशरी यानी जज साहब के कॉन्शियंस पे छोड़ दिया गया है कि ड्यूरिंग अ कोर्ट प्रोसीडिंग जज साहब किसी पर्टिकुलर केस में इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूज करेंगे, ओके। सो दिस लेफ्ट ऑन द कॉन्शियंस ऑफ जुडिशरी। तो हमने कहा कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया, और ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट इंडिया में जुडिशरी के पास अवेलेबल है। एंड इट लेफ्ट टू द कॉन्शियंस ऑफ जज साहब कि विच पर्टिकुलर प्रिंसिपल ही विल यूटिलाइज इन अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग, ओके, एनीवेयर इन इंडिया। अब कुछ एडिशनल नॉलेज की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 14 बिकम्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन 1993। सो 1993 में इंदिरा साहनी केस, ओके, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993, इसको पॉपुलरली मंडल कमीशन केस कहते हैं। इस पर्टिकुलर केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को या राइट टू इक्वलिटी को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन माना। सेकेंड, मैंने कहा था इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो 3 एक्सेप्शंस मैंने लिखे हैं। पहला है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिकल 361 और तीसरा है मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स। अब देखिए, आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पहला एक्सेप्शन है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, यानी कि हमारे देश में देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है कि इंडिया के टेरिटरी में हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। पर इंडिया के टेरिटरी में, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री के एम्बेसी हैं यानी जो फॉरेन कंट्री के ऑफिस है हमारी कैपिटल में, उनमें जो फॉरेन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको एम्बेसडर कहते हैं।
वो एम्बेसडर जो है वो हमारे इंडियन लॉ को अकाउंटेबल नहीं होता है। ओके, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश में रह रहा है लेकिन उसके ऊपर ये आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता है। ओके, बिकॉज ही इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो वो ना तो भारत का सिटीजन है और ना ही वो मतलब वो भारत में जिस ऑफिस में रह रहा है, जिस एरिया में रह रहा है, वो फॉरेन कंट्री की अपनी सॉवरेन टेरिटरी है। ओके, और ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो होती है दो कंट्री आपस में मतलब हर कंट्री आपस में एक्सचेंज करती है। यानी हमारा कोई फॉरेन डिप्लोमेट है तो उस पर मान लीजिए हमारा कोई फॉरेन डिप्लोमेट यूएस में है तो उस पर यूएस के लॉ अप्लाई नहीं होंगे, और जो यूएस का डिप्लोमेट इंडिया में है यानी हमारे कैपिटल दिल्ली में है अपने ऑफिस में, उस पर हमारे लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं दे आर इम्यून टू द नोशंस ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की जो बात है उससे वो इम्यून होते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन एम्बेसडर है, अगर उसके ऊपर कोई क्राइम चार्जेस या वो किसी क्राइम में एक्यूज़ होता है तो इंडिया गवर्नमेंट उसको उस पर ट्रायल नहीं कर सकती, ना इंडिया गवर्नमेंट उसे अरेस्ट कर सकती है। इंडिया गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर डिप्लोमेट को उसके कंट्री को भेज देगी। ओके, और साथ ही साथ हम उसके एक्यूज होने की पूरी फाइल और एविडेंस तैयार करके भेज देंगे, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिस देश में मतलब जिस देश का है उस देश में जब वो जाएगा तो जो हमने उसकी पूरी फाइल तैयार की है उस फाइल के आधार पे उस देश में ट्रायल होगा, और वो देश जहाँ का वो नागरिक है, जहाँ का वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो देश उसे फेयर ट्रायल करके सज़ा सुनाएगी। ओके, पर अगर उसके कंट्री ने उसको अगर एक्विट कर दिया, एक्विट विद रिस्पेक्ट, बाइज़्ज़त बरी कर दिया, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब आर्टिकल 361 क्या कहता है? आर्टिकल 361 सेज दैट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल नॉट बी अकाउंटेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर एक्शन डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। यानी आर्टिकल 361 में लिखा गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, ये लोग अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में यानी अपने ऑफिस में बैठकर, ओके, अपने ड्यूरिंग देयर प्रेसिडेंसी पीरियड और गवर्नर पीरियड, ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कोई भी डिसीजंस या एक्शन लेते हैं उसके लिए इन्हें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में यानी किसी भी कोर्ट में अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि हमारे देश में गवर्नर्स और प्रेसिडेंट साहब ये लोग भी आर्टिकल 14 के परव्यू के बाहर आते हैं। तो इन्होंने जो भी अपने उस 5 साल के टेन्योर में जो भी डिसीजंस और एक्शंस लिए हैं उसके लिए इन्हें किसी भी कोर्ट में ट्रायल नहीं की जा सकती। दे आर इम्यून टू एनी कोर्ट ट्रायल फॉर देयर एक्शंस डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तीसरा जो इसमें एक्सेप्शन है वो है मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स। ओके, तो मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स ये आर्टिकल 14 के परव्यू के बाहर आते हैं। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता था? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी बराबर है। पर नहीं, अगर आप मिलिट्री कोर्ट में किसी प्रोसीडिंग को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स डू देयर ओन रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। यानी मिलिट्री कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग्स होती है तो वहाँ वो अपना रीजनेबल लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो इस बात पे बेस्ड होता है कि किस लेवल ऑफ ऑफिसर के ऊपर ट्रायल हो रही है। अगर कोई हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर है या मान लीजिए कोई हाई रैंक ऑफिसर है और अगर उस ऑफिसर ने बहुत सारे वॉर मेडल्स और उसने बहुत वेलर अचीव किया है अपने करियर के दौरान, तो सच अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर विल बी ट्रायल्ड विद वेरी रीजनेबल लेवल ऑफ, मतलब जो कोर्ट होती है उस ऑफिसर को लेके बायस्ड होती है बिकॉज ऑफ हिज सर्विस। उन्होंने जो सर्विस रेंडर किया है कंट्री को लेके, उनकी जो अचीवमेंट्स और उनकी रैंक है उसको लेके कोर्ट प्रोसीडिंग्स काफ़ी बायस्ड होती है। ओके, तो ये जो बायसनेस है ये चूँकि आर्टिकल 14 में जो सिविल कोर्ट जो हमारे देश के कोर्ट्स हैं, ओके, डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक या लोक अदालत तक, वहाँ हर जगह आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ अप्लाई होता है। पर मिलिट्री कोर्ट्स हैव देयर ओन कोर्ट। वहाँ मिलिट्री ऑफिसर ही जज होते हैं, उन्हीं के अपने लॉयर होते हैं, उन्हीं के अपने एक्यूज्ड होते हैं, उनके अपने विटनेस, उनकी अपनी पूरी मैनुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की अपनी मैनुअल होती है। सो दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 14। और मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स भी मिलिट्री कोर्ट्स ही होते हैं।
दे आर सिमिलर टू मिलिट्री कोड्स। अगर हम किसी कंट्री के साथ, किसी स्टेट के साथ वॉर में हैं, तो उस स्टेट का अगर हमने कोई पर्सन कैच किया, पकड़ा, सोल्जर, और उस पर अगर कोई ट्रायल होती है, यानी किसी एनिमी स्टेट के सिटीजन पे या पर्सन पे हम ट्रायल करते हैं, तो वो हम यूजुअली उस प्रोसीडिंग्स को बोलते हैं कि ये प्रोसीडिंग मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स में हो रहा है। और वहाँ भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस मिलिट्री कोर्ट में या उस मिलिट्री ट्राइब्यूनल में, वो आर्टिकल 14 के परव्यू के बाहर होती है। सो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 12, 13, 14। ओके, आर्टिकल 12 में जो लैंग्वेज थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थी। आर्टिकल 3 में भी जो मैंने क्लॉज 1, 2, 3, 4 पढ़ाया वो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, भारत संविधान में वैसा ही लिखा है। आर्टिकल 14 का सिर्फ इतना लिखा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। और इसके बाद देखिए जो अगला लेक्चर होगा वो मैं बनाऊंगा आर्टिकल 15 पे, सिर्फ आर्टिकल 15 होगा उस लेक्चर में। देन आई थिंक आर्टिकल 16 और 17 को मैं कंबाइन करके एक लेक्चर बना दूंगा, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 15 और 16 जो है वो बहुत ब्रॉड है। उनके जो सब क्लॉजेज हैं और विद इन ए क्लॉज जो सब क्लॉजेज हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आई थिंक ईच ऑफ आर्टिकल 15 और 16 अपने आप में ही आई थिंक आधे घंटे के ऊपर टाइम ले लेंगे। सो मैं 15 को एक अलग लेक्चर में बनाऊंगा, 16, 17 को एक लेक्चर में बनाऊंगा, या फिर 15 को अलग लेक्चर में, 16 को अलग, 17, 18 जो छोटे हैं उनको एक लेक्चर में करूंगा, बाकी 19 का अपना एक इंडिपेंडेंट लेक्चर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 12, 13 एंड 14। थैंक यू सो मच।